हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को भी देख लिया होगा और उसके साथ साथ आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे अबाउट द रे ऑप्टिक्स। ठीक है, ये हमारे क्लास 12th का चैप्टर 9 है, जिसमें हम रे ऑप्टिक्स स्टडी करेंगे। सबसे पहले रे ऑप्टिक्स होता क्या है। रे ऑप्टिक्स का एक पार्ट है, क्योंकि जो टोटल ऑप्टिक्स होती है वो 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। एक होता है रे ऑप्टिक्स और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हमारे पास आता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसके अलावा जो कि रेनबो की फॉर्मेशन होती है वो भी रे ऑप्टिक्स में आती है। वेव ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ठीक है, अब रे ऑप्टिक्स को स्टडी यहाँ पे हम किसकी स्टडी करते हैं, हम यहाँ पे लाइट की स्टडी करते हैं। लाइट का ही क्या होता है कि जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। ठीक है, जो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है लाइट, उसी को हम रे बोलते हैं। ठीक है, तो उस स्ट्रेट पाथ को देखने के लिए हमारी जो आइज होती हैं वो उसके लिए सेंसिबल होती है। वो इसलिए होती हैं क्योंकि जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनमें से जो एक रेंज जो विजिबल रीजन के अंदर लाइज करती है, उनको हमारी आंखें उनको सेंस कर पाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो क्या होता है, ह्यूमन आइज sensitive to see the some range of the electromagnetic wave belonging to the spectrum 400 नैनोमीटर to 750 नैनोमीटर। ठीक है, और 1 नैनोमीटर हमारे पास होता है, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर, इज कॉल्ड द लाइट। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम आता है हमारे पास में, उसी में से एक उसका यानी कुछ रेंज होती है 40 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, जो कि विजिबल में लाई करता है, विजिबल रीजन में, और उसी को हमारी आंखें उसको सेंस कर पाती है, और उस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। अब जो ये लाइट होती है ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती है, और जो ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ऐसे स्ट्रेट पाथ अपना फॉलो करती है, इसी को हम रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये हमारे पास बहुत सारी रे होती हैं जो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बंडल बोलते हैं। इस बंडल को क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ रे को क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। बंडल ऑफ रे को क्या बोलते हैं, बीम। तो ये क्या होती है, बीम। अगर हमारे पास में सिंगल जो लाइट ट्रैवल कर रही है तो उसको हम रे बोलते हैं, और अगर हमारे पास में उनकी एक बीम, उनका एक बंडल ऑफ द रे ट्रैवल कर रहा है, तो हम कहेंगे कि एक बीम ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो ए बंडल ऑफ सच रेज कंस्टिट्यूट ए बीम ऑफ द लाइट। अब जो लाइट की स्पीड होती है वो इस नेचर में, वैक्यूम में जो एग्जिस्ट करती है, वो हाईएस्ट स्पीड होती है नेचर के अंदर, और उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के अंदर इज़ द हाईएस्ट स्पीड अटेनेबल इन नेचर एंड गिव एज c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हमें लाइट के बारे में कुछ नॉलेज हो गई है, और अब हम रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट कर सकते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में हम सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करेंगे हम आज। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करते हैं। देखिए मिरर भी, चलिए अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट विदाउट एनी चेंज इन इट्स मीडियम। यानी कि किसी भी सरफेस पे आके जब लाइट इंसिडेंट होती है वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन द मीडियम, यानी कि सेम मीडियम में। अब रिफ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए कि जो सरफेस होती है वो ओपेक सरफेस होनी चाहिए। ओपेक का मतलब है कि वो वन साइड से हमारे पास में ओपेक, यानी कि उसमें से लाइट हमारे पास में ट्रांसमिट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सरफेस को ओपेक लेंगे, और जो रिफ्लेक्शन है वो सेम मीडियम में आकर होता है। अब हम ओपेक सरफेस कैसे बनाते हैं, उसको हम ग्लास से ही फॉर्म करते हैं। ग्लास लेते हैं और उस ग्लास पे क्या करते हैं, सिल्वर पेंट करते हैं। सिल्वर पेंट करने से हमारे पास में मिरर फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि हम वो जो सरफेस लेते हैं वो मिरर लेते हैं। किसके लिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो लेते हैं, ओपेक सरफेस जो लेते हैं फॉर द रिफ्लेक्शन के लिए। तो अब जो ये मिरर है, ये मिरर भी हमारे पास में 2 टाइप से होते हैं। एक हमारे पास होता है प्लेन मिरर, और एक होता है कैसा, स्फेरिकल मिरर। एक होता है प्लेन मिरर, सेकंड होता है स्फेरिकल मिरर।
अब स्फेरिकल मिरर में भी हमारे पास में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और सेकंड होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, लेकिन आज हम यहाँ पे सिर्फ स्टडी करेंगे अबाउट द प्लेन मिरर। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो अबाउट द स्पेरिकल मिरर होगी और उसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर स्टडी करेंगे। अब देखो जो प्लेन मिरर होते हैं, प्लेन मिरर के लिए क्या होता है, अब देखो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर लिया। अब जो प्लेन मिरर के लिए हम मतलब प्लेन मिरर को फॉर्म कैसे करते हैं। प्लेन मिरर के लिए हम क्या लेते हैं, हम ऐसा स्फेरिकल मिरर या ग्लास लेते हैं, उसको फिर क्या करते हैं, सिल्वर से हम उसको पेंट करते हैं और पेंट करने के बाद जो उसकी रेडियस होती है ना, वो बहुत लार्ज रेडियस लेते हैं। हम लार्ज रेडियस से प्लेन मिरर क्यों फॉर्म करते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर हम लार्ज लेंगे तो उसका कुछ पोर्शन हमें प्लेन की तरह दिखेगा। ठीक है, यानी कि हम उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम उसका बहुत लार्ज यानी कि अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी ले लेते हैं, लार्ज इसका कर्वेचर ले लेते हैं। और हमें मिरर का फॉर्मूला, जो स्फेरिकल मिरर के लिए हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, 1/f = 1/u + 1/v हमारे पास फॉर्मूला होता है। और उसके अलावा हमें एक फार्मूला और पता है जो कि हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो f की वैल्यू होती है, वो f की वैल्यू हमारे पास कितनी वैल्यू होती है, f की वैल्यू हमारे पास होती है r/2। f की वैल्यू होती है r/2, यानी कि क्या हो जाएगा, अगर r हमारे पास प्लेन मिरर के लिए इन्फिनिटी है तो जो फोकल लेंथ f होगी, फोकल लेंथ f प्लेन मिरर के लिए कितनी हो जाएगी, वो भी इन्फिनिटी हो जाएगी ना। तो हम यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन बन के आता है कि प्लेन मिरर के लिए प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, प्लेन मिरर्स फोकल लेंथ हमारे पास इन्फिनिटी होती है। ठीक है, अब इसके साथ साथ में हम ये भी निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी प्लेन मिरर है, जैसे ये प्लेन मिरर है, ये वन साइडेड से ओपेक सरफेस है, अगर यहाँ पे v डिस्टेंस पे हमारे पास यहाँ पे कोई भी पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन है, तो ये जो u इसकी जहाँ पे इसकी इमेज फॉर्म होगी u पे, ये इसमें u में और v में हमारे पास क्या रिलेशन होगी, हम इस फॉर्मूले से, जो हमारे पास में मिरर फार्मूला होता है, ये कौन सा फार्मूला होता है, मिरर फार्मूला, तो हम इस मिरर फार्मूले से इसको निकाल सकते हैं कि u और v में हमारे पास क्या रिलेशन होगी। ठीक है, तो चलो निकालते हैं इसको। और देखो हमारे पास क्या आ गया कि फॉर द प्लेन मिरर के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो गया कि 1/f = 1/v + 1/u। फोकल लेंथ मेरे पास कितनी आ गई, इन्फिनिटी आ गई। अगर फोकल लेंथ इन्फिनिटी है तो 1/∞ मेरे पास कितना हो जाएगा, 1/v + 1/u। ये क्या हो जाएगी, अगर हमारे पास 1/∞ क्या देता है, 0 देता है, तो 0 = 1/v + 1/u। इसको सोल्व करने से हमारे पास v = -u आ जाता है, यानी कि जो इमेज और जो उसके ऑब्जेक्ट के बीच में, जो पोजीशन के बीच रिलेशन होगी वो सेम होगी, पर कैसी होगी, ऑपोजिट साइड में होगी, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, उतनी डिस्टेंस हमारे पास में मिरर के सामने से होगी, उतनी मिरर के पीछे से होगी। अब अगर हमें प्लेन मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन निकालना हो, मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे, और मैग्नीफिकेशन में भी हम निकालेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज हमने कितना लिया है, साइज ऑफ इमेज हमने यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया है, साइज ऑफ इमेज, आप इमेज को तो v से ले लीजिए, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को u से ले लीजिए। तो यहाँ पे साइज ऑफ इमेज मेरे पास आ गया v/u, और इसके साथ में माइनस साइन लेके चलते हैं। अब देखो हाइट के लिए क्या लेंगे, हमने लिया कि जो साइज ऑफ इमेज है यहाँ पे, इसकी हाइट हमने ले ली इमेज के लिए hi, ऑब्जेक्ट के लिए और इमेज के लिए हमने ली है hi। तो देखो इससे क्या होगा, साइज ऑफ इमेज, इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट = -v/u। ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन। अब इस फर्स्ट रिलेशन से हमारे पास v और u में क्या रिलेशन है, दोनों इक्वल हैं,
HI/H0 इज इक्वल टू -v। u की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, -v। तो कितना आ गया, 1 आ गया। इसका क्या मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके लिए, फॉर द प्लेन मिरर के लिए। किसके लिए, प्लेन मिरर के लिए। अब हमारे पास में प्लेन मिरर के से अबाउट हमारे पास में 3 चीज़ें आ गई। एक तो क्या, इसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है, ठीक है। एक क्या होती है कि जो ऑब्जेक्ट का जो मिरर से जो ऑब्जेक्ट के बीच के सेपरेशन होता है वो दोनों का सेम होता है, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती हैं। उनकी हाइट क्या होती है, सेम होती है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि जो प्लेन मिरर के लिए जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या हो, वो कैसी होगी, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज फर्स्टली इज सेम इन साइज, ठीक है। और उसके अलावा सेकंड, एज सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, जो मिरर के बिहाइंड सेम डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनेगी जैसे कि वो मिरर के सामने है। एज सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रंट द मिरर। और एक ये क्या देता है, एक देता है ये जो मिरर के अंदर फॉर्मेशन होती है वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म होती है। तो इमेज होगी वो अपने पास कैसी होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी और वर्चुअल होगी, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर के अबाउट में हमारे पास नॉलेज निकल के आती है कि प्लेन मिरर में क्या होता है। यानी कि प्लेन मिरर में हम सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये अगर मिरर है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी इमेज है तो ये इमेज अगर मेरे पास में ये अगर 1 मीटर है तो ये सेम 1 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे हमारे पास फॉर्म होगी। इसकी हाइट अगर मेरे पास में 2 मीटर है हाइट, तो इसकी हाइट भी कितनी होगी, 2 मीटर ही हाइट होगी इसकी, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अगर हमारे पास हम देखें एक्सिस के अंदर, अगर ये हमारे पास में यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम होगी, सेम डिस्टेंस पे होगी और इरेक्ट इमेज होगी, ठीक है, और सेम हाइट की होगी। किसके लिए, प्लेन मिरर के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको प्लेन मिरर के बारे में इतना समझ में आ गया होगा। अब हम जो रिफ्लेक्शन है उसको स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर से। देखो, अब देखो, रिफ्लेक्शन बाय ए प्लेन मिरर। ये मेरे पास में कोई भी मिरर है, ये इसकी इंटरफेस है जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। ये क्या है, इंटरफेरेंस है। ये एक साइड से ओपेक है। ये अगर मैंने इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक नॉर्मल है ऑन द सरफेस, ठीक है। ये अगर इंसिडेंट रे है, यहाँ से इंसिडेंट रे आई, कोई भी इंसिडेंट रे, ये मेरे पास मिरर है M1 M2। ये कोई रे है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है। तो जो लाइट और ये एंगल आई एंगल फॉर्म कर रही है, तो ये रे क्या होगी, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी विद द एंगल आर। ये कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड। इसको मैंने ओ भी लिख दिया, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। आए समझ में। ये क्या है, मिरर है। ये मैंने इस मिरर पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये इंसिडेंट रे यहाँ पे आके इसके ऊपर स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक आके यहाँ पे ओबी के थ्रू यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गए। यहाँ पे एंगल इंसिडेंट ने आई फॉर्म किया और रिफ्लेक्टेड ने आर फॉर्म किया। अब हमारे पास में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आते हैं और उसमें क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, यानी कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ठीक है। सेकंड क्या आता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। क्या करते हैं, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं तीनों। हम ऐसे दिखा सकते हैं कि एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अगर हम इसके लिए क्या लें कि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मली आ रही है। नॉर्मली का मतलब क्या है, ये अगर मेरे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर ले रखा है मैंने,
ये नॉर्मल है, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। लेकिन जो इंसिडेंट रे है वो भी ऐसे ही आ रही है नॉर्मली इंसिडेंट रे। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना वो भी इसी पाथ को रिट्रेस करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी पाथ से, सेम से। अब क्या हुआ, आई एंगल भी कितना है, आई एंगल क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच, नॉर्मल भी वही है, इंसिडेंट भी वही है, रिफ्लेक्टेड भी वही है। तो क्या हुआ, एंगल 0 है और आई इज इक्वल टू आर के इक्वल है, तो एंगल कितना है, 0 है। तो नॉर्मल इंसिडेंट के लिए हम कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे होगी वो पाथ को रिट्रेस कर लेगी, रिट्रेस पाथ नॉर्मली, ठीक है। फॉर द नॉर्मल इंसिडेंट्स ऑन द मिरर द रे विल रिट्रेस पाथ नॉर्मली, सेम पाथ से रिट्रेस कर जाएगी, उसके लिए एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारे पास आता है कि प्लेन मिरर के अंदर और हम क्या स्टडी करते हैं, मल्टीपल इमेज के बारे में स्टडी करते हैं। ये हमने सिंगल मिरर के लिए किया था, अब हम 2 मिरर्स के लिए करते हैं कि मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन बाय द 2 प्लेन मिरर्स। यानी कि हम 2 प्लेन मिरर लेंगे, ये मिरर M1, ये मिरर M2, एंगल थीटा पे है, ये यहाँ से रिफ्लेक्टेड, यहाँ से पॉलिश सरफेस है और ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ पे अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट रखी हुई है और उसका हम क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन देखेंगे कि हमारे पास कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है 2 प्लेन्स के अंदर। ये डिपेंड करता है एंगल पे कि प्लेन फर्स्ट में और मिरर फर्स्ट में और मिरर सेकंड के अंदर कितना एंगल फॉर्म है। तो जो टोटल नंबर ऑफ इमेज निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द 2 मिरर एट एन एंगल थीटा इज गिवन बाय, हमारे पास फॉर्मूला होता है एन क्या होता है, नंबर ऑफ इमेज 360 बाई थीटा -1। अगर n की जो इसको सोल्व करने के बाद अगर n हमारे पास इवन नंबर आता है तो हम क्या करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब अगर 360 बाई थीटा सोल्व करने के बाद इवन आया तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर 360 को थीटा से डिवाइड करने के बाद अगर हमारे पास ऑड नंबर आता है तो हम एज इट इज़ क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो अगर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन 2 प्लेन मिरर, मेरे पास 2 प्लेन मिरर ले लिए मैंने, किसने एंगल पे दिए हैं, 60 डिग्री पे, यहाँ पे 60 डिग्री दे दिया। ये 2 मिरर हैं, इसको मैंने M1 मान लिया, इसको M2 मान लिया। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस इन 2 केसेस। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए हम सबसे पहले 360 बाई थीटा निकालेंगे। थीटा कितना है, 60, तो 360 बाई 60 सोल्व करने के बाद कितना आ गया, 6 आ गया। जो एक क्या है, ये एक इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर, तो हमें हमेशा ओड ही इमेज फॉर्म होगी। तो हम क्या करेंगे, 6 में से 1 को माइनस कर देंगे, 6 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 इमेज आ गई। कितनी इमेज आ गई, 5 इमेजेस आ गई। अब ये तो हमारा हो गया किससे, फॉर्मूले से। हम एक और कर सकते हैं, देखो अगर मैंने लिया कि मैंने ऐसे कोई भी एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इस सर्कल में मैंने ऐसे इसको सेगमेंट में डिवाइड कर लिया ताकि 60 का एंगल बने, यानी कि 360 बाई 60, यानी कि इसको मैं 60 के एंगल से इसको कितने फ्रेगमेंट्स में इसको डिवाइड कर सकती हूँ, देखो 6 में कर सकती हूँ। तो 6 में इसको करो, 1 2 3 4 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, और हर एक का एंगल कितना है, 60 डिग्री। देखो इनको टोटल करने के बाद में 360 हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है 360। तो ये 2 प्लेन में मैंने ले लिया कि 60 एंगल है। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे तो मैं खुद हूँ, तो मेरे इमेज जो उसके अलावा जितना पोर्शन बच गया उसी में तो दिखेगी, यानी कि 1 में दिखेगी, 2 इमेज दिखेंगी, 3 दिखेंगी, 4 दिखेंगी, 5 दिखेंगी। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो टोटल जो सर्कल है उसको 360 के अंदर एंगल से डिवाइड करके कि हम इमेज बता सकते हैं, और जो फॉर्मूला है इससे बता सकते हैं। अब हमारे पास और भी एंगल है, उन सभी के लिए हम निकाल लेंगे। सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ इमेज किससे निकलेगा, 360 बाई थीटा। सबसे पहले देखो अगर एंगल की वैल्यू मेरे पास 0 डिग्री है, अगर 0 है तो 360 बाई 0 हमेशा कितना देगा, इन्फिनिटी। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आ गई, इन्फिनिटी इमेज बनेंगी। अगर 30 है तो कितना आ जाएगा, 360 बाई 30 कितना आ गया, 12। जो एक इवन नंबर है तो 1 से माइनस करेंगे, कितनी इमेज आ गई, 11 आ गई। अब थर्ड देखो, 360 बाई 45 से डिवाइड करो, 5 9 45, 5 7 35, 5 2 10, 9 8 72, 8। ये फिर से इवन है तो -1 करो, 7 इमेजेस आ गई। 60 से हमने अभी किया था, कितनी इमेजेस आई थी, 5 इमेज आई थी। 90 से निकालो, 90 से निकालेंगे 360 बाई 90,
4, फिर से इवन आ गए तो 1 माइनस करो, 3 आ गई। 80 के लिए करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 के लिए करेंगे तो 360/80 नंबर ऑफ़ इमेजेस कितना आया, 2 आया। फिर से इवन नंबर आया तो 2 माइनस 1, कितनी इमेज आ गई हमारे पास, 1 इमेज आ गई। कितनी इमेज आ गई, 1 इमेज आ गई। ठीक है, तो हम ऐसे इमेज निकाल लेंगे। अब हम करेंगे यूज़ ऑफ द प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर के यूज़ क्या क्या है। प्लेन मिरर के यूज़ हम करते हैं, फर्स्टली पेरिस्कोप के लिए यूज़ करते हैं। पेरिस्कोप दिखने में ऐसा होता है जिसके अंदर 2 मिरर यूज़ करते हैं। ये मिरर M1 M2 लगा लो और ये मिरर M1 लगा लो। सबसे पहले जो इंसिडेंट रे है वो मिरर फर्स्ट पे आके रिफ्लेक्ट बैक होती है और फिर जाके M2 से रिफ्लेक्ट होकर फिर से रिट्रेस करती है और यहाँ से हमें उसकी इमेज दिखती है। ये पहले इनको 2 मिरर यूज़ किए जाते थे, पर अब इंस्टेड ऑफ मिरर किसको यूज़ किया जाता है, मिरर की जगह पे प्रिज्म को यूज़ करने लग गए। किसको यूज़ करने लग गए, प्रिज्म को यूज़ करने लग गए। एक और आता है कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास में 3 मिरर यूज़ होते हैं। ठीक है, और वो एट द 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं और उससे हमें एक बहुत अच्छा व्यू दिखाई देता है। किससे, कैलेडोस्कोप से। तो ये क्या देता है, गिव्स ए ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ द मल्टीपल इमेज, जो कि इसके अंदर मिरर होते हैं वो 60 डिग्री पे इंक्लाइन होते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था और आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो अगला टॉपिक होगा वो हम करेंगे स्फेरिकल मिरर के लिए, जिसमें हम इनको फर्दर स्टडी करेंगे। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे एफर्ट को मोटिवेट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।